नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ लॉ को। बेसिक्स ऑफ लॉ का मतलब कि जब कभी आपके ऊपर कोई केस हो जा रहा है या कोई एफआईआर हो रही है, कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड हो रही है, इवन अगर आपको कोई पुलिस वाला कॉल कर रहा है कि हेलो जी, आपको पुलिस थाने आना है, तो उस टाइम पर आप वकील साहब से या हमारे देश के कानून से क्या सहायता ले सकते हो, उस टाइम पे आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं और उस टाइम पे आपको क्या चीजें नहीं करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, डर के भाग जाते हैं, किसी तरह के छुप जाते हैं। तो ये सब चीजें ना करके आपको सही तरीके से, सो दैट कि आगे आने वाले टाइम में आपकी प्रॉब्लम्स ना बढ़े, वो लॉ क्या है इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा सर का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank you. धन्यवाद देता हूँ पूरी ऑडियंस को, पूरे व्यूअर्स को, जिन्होंने पहले भी जो आपका मेरा पॉडकास्ट देखा था, जो मर्डर पर हमने डिटेल एक पॉडकास्ट किया था, जी, बात की थी मर्डर पर, बात की थी हमने अटेम्प्ट टू मर्डर पर, और भी बहुत सारे ऑफेंसेस पर हमने बात की थी। एग्जैक्टली। मैं कोशिश करता हूँ एजुकेशनल इस तरह की वीडियोस बनाने की, ताकि लोगों तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। देश का कानून क्या बोलता है, उनके अधिकार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है। क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जो आप पढ़ते हो अपने अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसके अलावा अपने देश का जो कानून है, जो नया कानून बन गया बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इसमें बातें लिखी गई हैं। देखिए, कानून को जानने से पहले ना आप बीएसए तो पढ़ोगे, क्योंकि उसमें सजा के प्रावधान है। आप साथ में पढ़ोगे बीएनएस, देखिए आप बीएनएस तो पढ़ोगे, बीएनएस में सजा के प्रावधान है। साथ में बीएसए पढ़ोगे, वहां एविडेंस एक्ट की बात करता है, जो एविडेंस पहले चला करता था। तो उसमें एविडेंस किस तरह से एडमिट किए जाएंगे। पर बीएनएसएस को पढ़ना बहुत जरूरी है। बीएनएसएस को पढ़ना बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि पहले ये जो हमारा बोलता था क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीडिंग, जो कि पहले बोलता था सीआरपीसी। सीआरपीसी का मतलब क्या है दोस्तों? देखो, सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड, वहां पर रेमेडीज बताई गई है, वहां पे तरीके बताए गए हैं कि देश का कानून चलेगा कैसे। जी। किसी इंसान को मर्डर की सजा देनी है, तो मर्डर की सजा कैसे दी जाएगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो बात सीखोगा बीएनएसएस में, या फिर सीआरपीसी जो देश का पहला कानून था। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है ना, सीधा आप अपराध पर लेकर किसी को सजा नहीं सुना सकते। उसका एक प्रोसीजर है अपने देश के कानून में, वो जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलता हूं बेसिक्स ऑफ लॉ। बेसिक्स ऑफ लॉ अगर आपको नहीं पता है तो आपके केस चलेगा, आपका 1-2 साल 3 साल तक चलेगा, सजा भी हो जाएगी। बट जो उसके बेसिक्स थे कि आपको सजा नहीं होनी चाहिए थी, या किसी केस में आपका एफआईआर में नाम नहीं आना चाहिए था, ये आपको पता नहीं होगा। और ये आपको पता चलेगा सीआरपीसी से या फिर बीएनएसएस से। ये भी एक बहुत बड़ी को सर कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग डरा देते हैं कि आपका नाम एफआईआर में आ जाएगा अगर आपने ये फॉलो नहीं करा तो। और लोग इसको डर के और कानून को ना समझ के कि मेरा नाम आ जाएगा, कुछ ब्राइब भी दे देते हैं, डर जाते हैं, छुप जाते हैं। तो क्यों वो नाम के लिए डराया जाता है, इस थोड़ा बाद में बात करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि क्या एफआईआर और कंप्लेंट रजिस्टर होना सेम बात है? देखो, आपने अभी जो सवाल को स्विच किया ना, उसमें बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए पहले उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा, फिर मैं कंप्लेंट और एफआईआर पर भी आऊंगा। ठीक। वो सवाल बहुत अच्छा क्यों है उसको जानिए। अभी मॉर्निंग में एक मैटर में था मैं, उस मैटर में भी सेम चीज थी। जब एक पुलिस वाला आपसे ब्राइब मांगता है ना, बात पुलिस वाले की नहीं है, वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। जब आपसे वो पैसा मांगता है कोई भी काम करने के लिए, तो ब्राइब है। और ब्राइब कोई इंसान ऐसे ही नहीं देता किसी को। अब मान लीजिए किसी को उठाया गया और बोलता शक के आधार पर उठाया, उससे पैसा मांगा गया कि 10 लाख का जुगाड़ कर ले तो तेरे को हम छोड़ देंगे। ये अल्टीमेटली क्या है? किसी को फियर में डाल के पैसा मांगा जा रहा है। ठीक है। या किसी को प्रलोभन दे देना। प्रलोभन क्या होता है कि अगर तूने ऐसा किया तो 20 लाख की रिकवरी होगी, 10 लाख तेरे को दे दूंगा। तो भी वहां पर ये ब्राइब ही है कि पुलिस को अल्टीमेटली उससे बेनिफिट होगा। पुलिस को काम करने की सैलरी मिल रही है, वो काम करेगा पब्लिक के लिए, पूरे देश में या अपने एरिया में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और ऐसे में अगर कोई भी इंसान पैसा मांगता है, ऐसा पुलिस वाला, उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। अब आप कंप्लेंट तो करते हो, बट आप कंप्लेंट के नॉर्मल से प्रोसीजर्स फॉलो करते हो, जिसकी वजह से उन पर एक्शन नहीं होता, उन पर एफआईआर नहीं होती। इसका डायरेक्ट एक आंसर यह है कि पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का जो एक्ट है, उसका सेक्शन 13 और 7, इसमें आप अगर कंप्लेंट डालते हो ना, उन पर एक्शन होगा और जरूर होगा। अब आपके सवाल पे आता हूं, कंप्लेंट और एफआईआर, क्योंकि यहीं से पहले कंप्लेंट होगी फिर एफआईआर होगी। कंप्लेंट क्या है? किसी भी इंसान के साथ में कुछ भी गलत हुआ और वो चाहता है उसकी शिकायत करना, तो ये कंप्लेंट है।
कोई एफआईआर नहीं है सीधा आप गए और एफआईआर हो गई, ऐसा नहीं होता है। पहले आप कंप्लेंट देते हो, तहरीर भी बोलते हैं बहुत से लोग इस चीज को। तो कंप्लेंट आपने दी, कंप्लेंट को देखने के बाद अगर पुलिस वाले को ऐसा लगता है प्राइमा फेसी ऑफेंस हुआ है, इमीडिएटली वो उसकी एफआईआर लॉन्च कर देगा। पर उसको अगर लगता है कि नहीं ऑफेंस नहीं हुआ है, तो ऐसे में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, छोटी मोटी शुरू में इंक्वायरी, क्या ये अपराध हुआ है, तो फिर एफआईआर दर्ज होगी। अब अगर ऐसा होता है पहले इंसान को अरेस्ट कर लिया, उठा कर लिया है और लॉकअप बंद कर दिया, बाद में एफआईआर हो रही है, तो ये इलीगल एफआईआर मानी जाएगी। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है, बहुत बार होता है, बहुत सारे केसेस मैंने इसमें देखे हैं ऐसे। और ऐसा अगर होता है वो इलीगल एफआईआर है। देखिए इसलिए मैंने आपसे बोला कि प्रोसीजर 154 सीआरपीसी से पहले लिखा हुआ था कि एफआईआर 154 सीआरपीसी में काटी जाती है, पर उसका एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को समझने के आपको बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बोला एजुकेशनल वीडियो है, जितनी ज्यादा हो सके एजुकेशन लीजिए, अपने आप को जानकार बनाइए। हर इंसान एक ना एक बार लाइफ में, जिंदगी में थाने पुलिस का मुंह देखता जरूर है, जाएगा जरूर कोर्ट कचहरी एक ना एक बार, चाहे चालान भरने के लिए जाए। बिल्कुल सही। तो क्यों ना पहले से आप अपने आप को जानकार बना लें। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस तो आपको बहुत मिलेगी, यूट्यूब पर मिलेगी, इंस्टाग्राम मिलेगी। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपको ज्यादा मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। आप ऐसे पॉडकास्ट देखिए, नॉलेज लीजिए, जानकार बनाइए अपने आप को। ऑब्वियस है, बिल्कुल। और अगर कहीं फंस जाए तो आपको वकील साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए आपके आसपास ना बहुत सारे वकील साहब आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। देश का कानून ये बोलता है कि फ्री लीगल एड आपको मिलेगी, फ्री कानूनी सहायता आपको मिलेगी। इसीलिए सर नोबल कॉज के लिए काम करते हैं। मैंने सुना है जो हमारा जो प्रोफेशन है, जो आपका प्रोफेशन बहुत नोबल हमारा प्रोफेशन बोला जाता है। देखिए ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज एक वक्त के बाद ना, जब आप बहुत एक्सपीरियंस ले लेते हो, केसेस बहुत लड़ लेते हो, जब सक्षम हो जाते हो, फिर आप कोशिश करते हो कि जो इस समाज ने मुझे दिया था ना, उस समाज को वापस लौटाया जाए। ठीक है। एक वक्त के बाद ऐसी पोजीशन आ जाती है, हर इंसान सोचता है कि यार मैं क्यों ना, अगर मेरे पास कोई चीज है तो उससे लोगों को बेनिफिट क्यों ना मिले। मेरी वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे जो नए वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या जो भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, कोर्ट में मुझे मिलते हैं और बोलते हैं। मैं उनसे एक बात बोलता हूं, देखो मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, मैं पढ़ा भी सकता हूं, पर पढ़ाने का इतना टाइम मिलता नहीं है। थोड़ी सी बातें जो पॉडकास्ट में बोलता हूं, उनको अगर आप समझ लोगे तो मेरा मानना है कम से कम किसी मुसीबत में फंसोगे नहीं। आज जो बेसिक्स ऑफ लॉ, जो मैंने ये एक टॉपिक जो चूज किया आपने, ये इसमें बहुत कुछ हम लोगों को बताएंगे। पहले आपको समझ आ गया कंप्लेंट क्या है और एफआईआर क्या है, इसके आगे ही प्रोसीडिंग चलती है, अब जो भी चलेगी। तो अगला क्वेश्चन है सर, डेट, टाइम और प्लेस की क्या वैल्यू होती है एक एफआईआर में? देखिए कोई भी अपराध कहीं पर भी हुआ, आप कंप्लेंट लेकर गए हो, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल समझाता हूं, फिर आप समझना। मान लीजिए आप गाड़ी में आ रहे थे, एकदम से बाइक आपके सामने लगी और आपको फटाफट से नॉक किया, गेट खुलवा रहे थे, आपने गेट नहीं खोला तो सामने वाले ने फटाफट से कुछ फेंक कर मारा, आपकी गाड़ी से तोड़ दिया और इतने में पीछे से और गाड़ियां वो लोग वहां से भाग गए। ठीक, अब आप कंप्लेंट लिखोगे, ऑब्वियसली बात है आपको लूटने आए थे वो लोग, या मार भी सकते थे जान से, कोई दुश्मनी भी हो सकती थी। आप कंप्लेंट तो दे रहे हो, ना तो उसमें डेट है, ना वो टाइम है, ना ही जगह का नाम बता पा रहे हो। आप बारापुला से आ रहे थे दिल्ली में, बारापुला के बीच में आपको रोक लिया, आपने कंप्लेंट देने के लिए गए, 3-4-5 दिन के बाद आपने सोचा दोहरा अटैक ना हो जाए, अब आप डेट ही भूल गए, आप टाइम भूल गए, प्लेस आपको याद है बारापुला, बारापुला तो बहुत बड़ा है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी मामले को तो बिना डेट टाइम प्लेस के कैसे करेगी? अब ये तो था एक वर्जन कंप्लेनेंट का, अब वर्जन में आता हूं, क्योंकि हम तो एक डिफेंस लॉयर है, हमारा काम क्या है, सामने वाला जो भी हमारे पास आया उसको डिफेंड करना। बिल्कुल। अब हम एफआईआर में देखते हैं, ना डेट सही से प्रॉपर मेंशन है, ना टाइम लिखा है और ना प्लेस लिखा है, मतलब बिल्कुल हो सकता है मनगढ़ंत कहानी है। अगर तू मुझे डेट देगा तो मैं उस डेट की तेरी लोकेशन चेक करवाऊंगा, हो सकता है तू जॉब पर हो सकता है मूवी देखने गया हो सकता है दिल्ली से बाहर हो। तूने एग्जैक्टली अगर टाइम दे दिया, उस टाइम पर तू कहीं और भी हो सकता है, उससे पकड़ा जाएगा। तो जितनी भी फॉल्स जो एफआईआर लॉन्च होती है ना, उसमें इन तीनों चीजों का अभाव होता है। और वैसे मैं आपको बताऊं, एफआईआर जितनी भी लॉन्च होती है ना, कोई भी अच्छे वकील साहब, कोई भी जज साहब ज्यादातर एफआईआर को देखते ही समझ जाते हैं कि डेट टाइम और प्लेस नहीं है, मतलब एफआईआर में जरूरी नहीं है कि ये चीज ना भी हो, वो ना कंटेंट जो होता है ना ऑलमोस्ट सेम चल रहा होता है। रेप केसेस में बड़ा ही कॉमन सा कंटेंट होता है कि मेरा उसके साथ रिलेशन बना, फोर्सफुली से मेरे साथ रिलेशन बनाया, मेरी वीडियोग्राफी की, फोटो खींची और इसके फोन में सब कुछ अवेलेबल है, वो उसको वायरल कर सकता है और मेरी डिग्निटी को हार्म कर सकता है। ये कॉमन सी स्टोरी है, सब में मिलता कुछ नहीं है।
अब इसमें एक बात और भी होती है, आप कई बार ऐसा देखोगे कि लोग बोलते हैं, मतलब जो रेप की जो एफआईआर लॉन्च होती है, वो बोलते हैं इसने मुझे अपने घर पर बुलाया, मुझे कोल्ड ड्रिंक दी, कोल्ड ड्रिंक पीते मैं बेहोश हो गई, नशे में हो गई, फिर मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, पर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ उसके साथ हो रहा है। या फिर जब मैं सुबह उठी तो मैं निर्वस्त्र थी, इस तरह से रात को मुझे कोई नशीले पदार्थ इन्होंने कुछ खिला दिया, पिला दिया। तो जब शुरू होती है ना कहानियां, हर कहानी झूठ नहीं होती, पर ज्यादातर कहानी सच भी नहीं होती। जो सच्ची कहानी है ना, उसमें सब चीजें एक के साथ दूसरी चीज इंटरलिंक होती है, लॉक्ड होती है। क्या होती है कि मुझे इस आदमी ने ठीक 5 बजे के आसपास अपने ऑफिस इंटरव्यू देने के लिए बुलाया। मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, मैं वहां बैठी हुई थी, थोड़ी देर बात होती रही, बाहर बैठी, फिर इसने मुझे 7 बजे बुलाया। पता नहीं इसने मुझे क्या खिलाया और क्या पिलाया। उसके बाद जब मुझे होश आया, रात को 11 बज रहे थे। और इस चीज की आप फुटेज चेक करा सकते हो, उस मॉल की आने की और जाने की। वो लड़की जब बाहर निकलेगी बड़ी सहमी सी होगी, और साथ में ही इतने घंटे तक वहां पर क्या हुआ वो भी चीज होगी। इमीडिएटली लड़की जाएगी, मेडिकल करवाएगी, मेडिकल में सब कुछ निकल के आ जाएगा। झूठे केसेस में ये सब चीजें नहीं होती हैं। झूठे केस में क्या होता है, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना डिले एफआईआर हो रही है, कुछ आता ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन कुछ केसेस में ये साबित भी हुआ है जिसमें 10 दिन बाद एफआईआर हुई और कि हाँ सीरियसली लड़की के साथ रेप हुआ था। देखिए, मैं इसको मना नहीं करता कि ऐसा आता नहीं है, पर एक बात बताइए आप मुझे, एक केस चल रहा था, मान लीजिए सेशंस कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एमएम कोर्ट में भी हो सकता है वो केस। एक केस चल रहा था, केस की पूरी प्रोसीडिंग हुई, सामने वाले को कन्विक्शन दे दिया गया। क्या वो कन्विक्शन सही मायनों में सही होगा? हम तो वकील चैलेंज करते हैं इन चीजों को, हाईकोर्ट जाके चैलेंज कर देते हैं कि नहीं। सर मेरी जो स्टडी है, जो मुझे पता है, जो इंडिया का मैं देख रहा हूँ रवैया, जिस लड़की का रेप होता है, ब्रूटल रेप होता है, जबरदस्ती आप रेप कर रहे हो, 99% उसका एट द मोमेंट मर्डर भी कर देते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की का रेप किया और मर्डर भी कर दिया, फिर तो मामले बहुत ज्यादा अपर लेवल हीनियस क्राइम में चला गया, वो आदमी बचेगा नहीं। जब वकील कोई भी जब केस लड़ता है ना, उसको पता होता है कि उसके क्लाइंट ने सच में ये अपराध किया है कि नहीं किया है, और किया है तो किस हद तक किया है। देखो, ये बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि एक घटना हुई, लड़की के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया, बाद में पता चला कि ये आदमी वहां पर था। क्या ये नहीं हो सकता किसी मालदार बंदे ने पैसा देकर दूसरे बंदे पे इल्जाम डालकर उसको एक लालच दिया हो कि तू ऐसा सब कुछ कर ले? एक मैंने स्टोरी देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले, रिसेंट में, एक बहुत बढ़िया चैनल है, मैं वो पंजाबी में कुछ गैंगस्टर्स की बात करते हैं, मैं वहां पर देख रहा था। वहां पर क्या हुआ, उसमें उसने बोला कि हमने जब एक बंदे को पकड़ा, उसमें एक बच्चे का मर्डर हुआ था, तो उसने बोला जी हाँ मैंने मर्डर किया है, आप मुझे बस जेल में डाल दो, पर मैं एक मर्डर और करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। तो उसने बोला भाई किसका मर्डर करेगा? वो पूछता रहा, वो कह रहा नहीं मर्डर मैंने ही किया है। तो मर्डर वेपन बरामद करा, तो बरामद नहीं करा पाया। वो बच्चे कपड़े बरामद करा, बरामद नहीं करा पाया। उसको ऐसा लगा इस आदमी ने कुछ नहीं किया है, कन्फेस तो कर रहा है। उस आदमी को उसने छोड़ दिया, उस पुलिस वाले ने वहां पर उस आदमी को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में जो मेन था, जो मर्डरर था, उसका नाम सामने आ गया, उसको उठा लिया, जेल में भी डाल दिया। अब वो आदमी जिसको छोड़ा था ना, वो 1.5-2 साल के बाद में उस पुलिस वाले को कहीं पर मिला। ठीक है, वो पुलिस वाला खुद उसके पास गया, कह रहा पहचाना तूने? कह रहा बाबूजी बिल्कुल पहचाना, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने कुछ नहीं किया था, पर मैं दबाव में इतना था कि मुझे हाँ करना पड़ रहा था, मेरा परिवार भी स्टेक पे लगा हुआ था। पर आप अगर जेल डालते, मैं कभी ना कहीं वापस आता, पर जिसने मेरे साथ वो कांड किया था मैं उसको नहीं छोड़ता, एक और मर्डर करता, फिर वो असली मर्डर होता। तो होता क्या ना, हकीकत में देखो, प्रलोभन में आकर, प्रेशर में आकर कोई भी परिस्थितियां हो सकती है। इसीलिए देश के कानून में ट्रायल बनाया गया। ट्रायल चलेगा और दोनों तरफ से वकील लड़ेंगे, तब पता चलेगा लास्ट में क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट बाहर आता है। कभी मतलब मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे मन में आ गया, तो आपने कभी किसी ऐसे देश का कानून सुना जहां ट्रायल ही नहीं है? देखिए, ट्रायल ही नहीं है, ऐसे कानून अगर किस देश में है, हो सकता है 2000 की स्टेट में ऐसा बना हो, स्टेट के जैसे कि कोरिया की हम बात करते हैं, हो सकता है ट्रायल ना चलता हो, सीरिया में हो सकता है ना चलता हो, पर ट्रायल चलाना जरूरी है। अगर आप इंसान को सही दर्जा उसको दे रहे हो ना अपना, तो उसका ट्रायल चलाना बहुत जरूरी है। हमारे देश में तो आर्टिकल 21 बोलता है कि लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, डिग्निटी के साथ जिंदगी जीने की बात करता है। इसीलिए चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, बड़े से बड़ा अपराधी हो, छोटा सा अपराधी हो, ट्रायल चलता है उसका, उसको भी लड़ने के लिए वकील दिया जाता है। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि ट्रायल जो है ये कितने दिन तक चलेगा? देखो, ट्रायल का ना वैसे तो मियाद कई सारे जो एक्ट है उसमें डाली हुई है कि इतने टाइम में इस ट्रायल को खत्म करो। ठीक है, पर ये जो होता है ना, देखो अनड्यू डिले नहीं हो सकता, पर डिले होता है।
डिले क्यों होता है? कभी पीपी साहब नहीं है, कभी स्टेनो नहीं है, आज जज साहब छुट्टी पर हैं, आज कोर्ट में स्ट्राइक हो गई, आज हम प्राइवेट वकील साहब नहीं पहुंच पाए, घर में शादी थी या घर में कोई बीमार था, खुद वकील साहब बीमार थे। तो ये डेट कई बार क्या होता है, डेट पे डेट आगे चलती चली जाती है। ठीक है। जज साहब नहीं चाहते कि इस केस को मैं डिले कर दूं, आगे बढ़ा दूं। हो सकता है जज साहब चाहते हो, पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। वो चाहते हैं केस में उस दिन काम हो, पर काम ना होने के कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से केस आगे चलते रहते हैं। और जैसे ही वो 5-7 साल हो जाते हैं, फिर जज साहब पे प्रेशर आता है ऊपर से कि जितने भी टॉप मोस्ट एक डिलेड केस है उन्हें अर्जेंसी में निपटाओ। फिर वकील साहब को प्रेशर होता है, नहीं जल्दी करो, आज क्रॉस खत्म करो, आज इसको आप कंक्लूड करो। फिर वकील साहब कहते हैं यार अभी तक स्लो चल रहा था, एकदम से क्या हो गया। एकदम से काम जब करना पड़ता है ना, एकदम से ऑल ऑफ द सडन, कई बार वकील साहब प्रिपेयर नहीं होते हैं उसके लिए। पीपी साहब खड़े हैं, पीपी साहब को तो केस रेडी है ना, उनको उसमें से काम करना है। हम अपना केस बनाते हैं, हमारा केस कोई हमें बना बनाया नहीं मिलता है। हमें एक चार्जशीट बनी तो चार्जशीट किसने बनाई? पुलिस ने बनाई। किसके लिए बनाई? स्टेट के लिए बनाई। कौन उसको पढ़ के बात करेगा? पीपी साहब करेंगे। और पीपी साहब को हेल्प कौन करेगा? वो आईओ साहब करेंगे। तो सब कुछ लिखा हुआ उनको बोलना है और हमें सोचना है, फिर लिखना है, फिर उसमें सवाल ढूंढने हैं, फिर उसमें कोई इलीगल सवाल ना हो जाए, फिर कोई ये सवाल हम ना पूछ ले जो मेरे अगेंस्ट हो जाए। ये कोई आसान चीज नहीं है। एक इसीलिए बोलते हैं कि क्रॉसिंग इज अ आर्ट। जब ये वकील साहब कोर्ट में खड़े क्रॉस करते हैं, वो एक आर्ट है और वो करते 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 आती है, एकदम से नहीं आती है। ठीक है। अगला बेसिक ऑफ लॉ क्वेश्चन, बेसिक ऑफ लॉ का एक क्वेश्चन है कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो सबसे पहले जो लीगलिटीज हैं या एलिगेशंस हैं उसमें इंसान को क्या करना चाहिए? देखो, जब भी किसी के ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च हो गई, एफआईआर लॉन्च हो गई, अब लीगल सवाल बहुत सारे हैं इसके अंदर। जैसे क्या होगा, एफआईआर तो लॉन्च हो गई, हो सकता है कि वो ऐसी एफआईआर लॉन्च हो गई जिसमें कि आपका दूर दूर तक नाम नहीं आना चाहिए था। कैसे आ सकता है वो चीज? जैसे कि लड़की एक एलिगेशन लगाती, लड़की बोलती कि मैं इस लड़के के साथ में 5 साल से रिलेशन में हूं, 5 साल तक मेरा रिलेशन साथ में इसके चला, आज ये लड़का मेरे से शादी करने के लिए मना कर रहा है। ठीक है। उसने बोला इस आदमी ने मेरे साथ में रेप किया। वो कहती है कि मेरी इससे बात होनी शुरू हुई, ये लड़का मेरे घर के आमने सामने रहता है, पड़ोसी है मेरा। पहली बार हम मिले, दूसरी बार मिले, फिर हमने एक रूम ले लिया, फिर वहां पे आते जाते रहे, उसके बाद हमने शादी की प्लानिंग करी। अब पहला सवाल मेरा ये आता है कि रेप का मतलब है फोर्सफुली एक्ट। आपने कंसेंट दे दिया तो रेप तो है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो जजमेंट है, कंसेंट इज नॉट अ रेप। और अगर आप बात बोलते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो शादी का प्रॉमिस भी तो रिलेशन के 3 साल के बाद हुआ, तो ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज कैसे हुआ? और 5 साल के बाद आपको याद आया कि मैं कंप्लेंट कर दूं इसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि अब इसके घर वाले शादी करने के लिए सोच रहे हैं। 5 साल तक आप साथ में थे, आज आपने केस कर दिया। तो यहां पर क्या कंसेंट के ऊपर एक वकील साहब केस लड़ेंगे या फिर बोलेंगे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज भी नहीं है तो इसमें बेल दी जाए और केस को क्वेश की तरफ चले जाएंगे। साथ में एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, चीटिंग फॉर्जरी को ले लेते हैं। चीटिंग फॉर्जरी में 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप और मैं गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, ठीक जी। हम बात कर रहे हैं 4 साल पहले की, हम 2 काम धाम कर रहे हैं, 4 साल में कम से कम 400 एंट्रीज हुई हैं, माल आया माल गया। अब आपने मुझे माल भेजा, उसकी पेमेंट करनी है 6 लाख, और गलती मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, सब सामान जल गया, उसके अंदर पैसे देने के लिए अभी मैं कैपेसिटी में नहीं हूं जी। आप गए, आपने कंप्लेंट करा दी, चीटिंग कर दी इसने मेरे साथ। चीटिंग कैसे हुई है? चीटिंग नहीं है ये, आप बिजनेस कर रहे हो मेरे साथ, आप रिकवरी कर सकते हो, सिविल रिकवरी में जाओ ना। आप रिकवरी केस डालिए, दावा डालिए मेरे ऊपर, आप चीटिंग नहीं बोल सकते आप इसको। तो ऐसी लीगलिटी आप कब देखोगे? जब उस केस को आप पढ़ोगे। अब एक केस है, एक केस आया, मान लीजिए कि आप और मैं कहीं पर भी, हम छत पे खड़े हुए, हम लोग छत पर हम ड्रिंक कर रहे हैं और करते करते बात करते करते एकदम से आपकी मेरी नोक चोकी हुई थी और मैंने ऐसे कंधे पर हाथ रखकर समझा रहा हूं, आप गिर गए ऊपर से और मर गए। केस दर्ज होगा मर्डर का। क्या मर्डर किया मैंने? नहीं। पर प्रूफ कौन करेगा? पहले स्टेट प्रूफ करेगा कि ये मर्डर है, मैं बाद में प्रूफ करूंगा। हो सकता है मामला 304 का हो, 304 जो आईपीसी का सेक्शन है उसका हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए जब एक एफआईआर होती है ना, एफआईआर को बोला गया कि एफआईआर नॉट इंसाइक्लोपीडिया, पर मैं बोलता हूं जब जितने भी प्राइवेट वकील साहब, जितने भी डिफेंस लॉयर्स केस लड़ते हैं, तो मेरी नजर में एफआईआर इज अ इंसाइक्लोपीडिया फॉर मी, जब मैं केस को बना रहा हूं। कि पहले मैं एफआईआर को समझने का सही तरीका क्या होता है मेरे हिसाब से, जो मैं करता हूं। एक एफआईआर सामने आई, मैंने एफआईआर को पूरा पढ़ा,
आराम से पढ़ा उसको। एफआईआर हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ते, हम आराम से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हालात बयान को इस तरह से हुए कि उसने बताया कि वो मेरा पुलिस स्टेशन में लड़की चल कर आई, उसने बताया कि मैं कक्षा 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ और अपने माता पिता के साथ यहाँ पर रहती हूँ। ये लड़का मुझे एक दिन मिला, इसकी एक शॉप है किसकी, परचून की। मैं गई सब सामान लेने के लिए, इसने मेरा हाथ पकड़ के अंदर मुझे खींच लिया और मेरे साथ में ये मतलब गलत हरकतें की, मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए। ठीक, एक स्टोरी है। अब पढ़ने के बाद में ना फिर आंख बंद करके पहले उसको सोचता हूँ कि सोचो पहले हुआ क्या था, स्टोरी क्या थी जी। फिर सोचने के बाद में, सोचने में ही आपको 2-3 पॉइंट निकल जाएंगे। 2-3 पॉइंट ये निकल जाएंगे, हाथ पकड़ते हुए खींच लिया, दिन का टाइम था, रात का टाइम था, सुबह का टाइम था, वो गली चलती हुई थी कि नहीं थी, आपने शोर क्यों नहीं मचाया था, उसका कोई एविडेंस है कि नहीं है। अब जैसे दोबारा आप एफआईआर पढ़ते हो ना, फिर आप पढ़ते हो, फिर क्या बोलते हो कि मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। फिर आता है क्या उसमें एज का कोई एविडेंस लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की 18 साल से ऊपर है? अगर 18 साल से ऊपर है, पॉक्सो में केस नहीं जा सकता। ठीक है। तो एफआईआर को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए बोलता हूं यस, इन द इनिशियल मोड एफआईआर इज अ इंसाइक्लोपीडिया। एफआईआर का बहुत वजूद होता है। आप जब प्रूव करोगे चार्जशीट को, जब तक आप कस्टडी में नहीं आओगे तब तक तो चार्जशीट लगेगी नहीं। ठीक है। और चार्जशीट लगने के बाद आप बेल लेने जाओगे तो कोर्ट क्या बोलेगा? आप पहले गवाही होने दो। इसलिए मैं बोलता हूं एफआईआर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपके जो तीनों एग्जाम्पल आपने बताए ना, आपने लड़कियों को बता दिया कि आप कैसे कैसे केसेस में केस कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल 1 ही सोच रहा था जब आप बता रहे थे कि आप फॉल्स मैरिज का नाम लेके केस कर सकते हो, रेप केस का। और ये इतने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं इंडिया में आज के टाइम में, बिल्कुल जैसे नींबू और टमाटर मिल रहे हैं। देखो होता क्या है ना कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, अभी मान लीजिए कॉलेज लाइफ शुरू हुई, इसको एक अट्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, अफेक्शन बोलते हैं। किसी लड़की को लड़के ने देखा, लड़के को लड़की ने देखा, वो कहता है ये मेरे लिए अच्छा है, ये मैं उसके लिए अच्छा हूं। फिर मिलना जुलना शुरू होता है, कभी ना कभी फिजिकल रिलेशन उन लोगों के बन जाते हैं। और फिजिकल रिलेशन बनने के बाद वो रिलेशन कब तक चलेंगे? शुरू में देखो, एक लड़के ने वादा किया मैं तुझसे शादी करूंगा, ठीक, लड़की ने बोला हम शादी करेंगे, वो एक झांसा हुआ शादी का, और लड़का साथ में उसके रह रहा है। अब मान लीजिए 3-4-5 साल के बाद इमीडिएटली ऐसा देखा गया उसके फादर की डेथ हो गई। अब उसकी माँ बोलती है कि तू जल्दी बेटा शादी कर, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ और घर में कोई देखने वाला है नहीं जी। तू काम पे चला जाए, किसी ने मर गई तो उसका क्या होगा? अब लड़की से उसने बोला कि मुझे शादी करनी पड़ेगी इमीडिएटली, मेरा साथ दे। लड़की बोलती है नहीं मैं भी शादी नहीं कर सकती, उसके ऊपर प्रेशर है। अब वो लड़का शादी करने के लिए उसकी माँ के प्रेशर में आकर अपना परिवार देखे, रिलेशन को देखे, उसने कोई परिवार पहले देख लेता हूँ। अब वो शादी करने के लिए चल दिया। जब शादी करने के लिए चल, लड़की ने एफआईआर ठोक दी उसके ऊपर। क्या बोला? कि शादी का झांसा देकर उसने मेरे साथ में रिलेशन बनाए। ठीक है। क्या वो लड़का सच में शादी का वादा पूरा करने घर नहीं गया था? गया था। बात करने नहीं गया था? नहीं गया था। मना किसने किया? लड़की ने किया। तो आप क्या, वो आपका बधुआ मजदूर है कि नहीं? अब जो बोल दिया तू तो वही करेगा, तू वेट कर 5 साल 10 साल तक, तेरी मां मरती है मर जाए, तेरा घर चले ना चले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो ऐसा होता है कि ये तो रिलेशन है, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है, जिंदगी गिव एंड टेक पॉलिसी है। आप किसी की मदद करोगे वो आपकी मदद करेगा, आप किसी की फीलिंग्स को समझोगे वो आपकी फीलिंग समझेगा, सामने वाले की रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। मैं हस्बैंड हूं और वाइफ को डेली में तू तड़ा कर गालियां दूं तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो मेरे को आरती लेके आरती उतारेगी। भारतीय नारी ऐसी है, मैं मानता हूं, पर मेरी नजर में गलत है। मैं फिर वही बोल रहा हूं, आर्टिकल 21 डिग्निटी, भूलिए मत इस चीज को। आपको किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, फिर चाहे आप हस्बैंड हो, चाहे आप वाइफ हो, फिर चाहे आप कोई भी हो। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है रिमांड। इससे नाम से हर कोई डरता है और डराया भी जाता है। इसकी काम करते हैं रिमांड ले लेते हैं, इसको 3rd डिग्री टॉर्चर दे देते हैं। कब रिमांड ले सकते हैं, कब रिमांड दे सकते हैं? रिमांड में अगर किसी को लिया गया है तो क्या लीगल प्रोसीजर होगा? देखिए रिमांड का मतलब पहले आप ये समझ लीजिए, हमने किताबें तो पढ़ी नहीं, हमने मूवीज बहुत देखी हैं, हमने सीरियल्स बहुत देखे हैं कि रिमांड पे ले लिया। रिमांड का मतलब अब वो बंदा अंदर जाएगा, पिटेगा, मुर्गा बनेगा, उसका क्या क्या उसके साथ में हाल करेंगे, उसको बर्फ की सिले लिटाएंगे, फिर डंडे से मारेंगे। हमने ये देखा फिल्मों में, है ना। बट रिमांड का मतलब मारना कहीं से ना था, ना है और ना फ्यूचर में कभी होगा। ये मारना पीटने का मतलब नहीं है। ये मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी इंटेलिजेंसी पर ही निर्भर करता है कि वो किस तरह से सामने वाले से सवाल पूछेगा और किस तरह से उसकी बातें बाहर निकालेगा। जरूरी नहीं है मारेगा तो ही बंदा कुछ बात बोलेगा। बहुत सारी मैं आपको ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बताऊंगा जो मारती नहीं पर उगलवा लेती हैं। कैसे? एक सामने वाला खड़ा कर दिया, उसने कोई अपराध किया, उससे पूछा बता कि तूने ये फर्जी नोट कैसे छापे। ठीक है। कहता नहीं मैं छापे ही नहीं।
कह रहे बता, पूछ रहे, नहीं छापे, कोई बात नहीं, याद आएगा तो बताइए। उसने वहां खड़ा कर दिया और एक कांस्टेबल बिठा दिया वहां पर, ये बैठना नहीं चाहिए, और ड्यूटी लगा दी 8 घंटे की। बैठा कांस्टेबल 8 घंटे के लिए, वो बंदा खड़ा हुआ है, वो हटेगा, दूसरा कांस्टेबल आगे बैठा, वो नहीं बैठेगा, पर वो खड़ा हुआ है, वो 24 घंटे के बाद खुद बोलेगा बैठना है मुझे, या तो बार बार नीचे गिरेगा, मारा थोड़ी है उसको, कहीं बॉडी में निशान नहीं आएंगे, पर वो इतना टूट जाएगा, बोलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। या फिर उसको सोने नहीं देंगे, रिमांड जब लिया ना 5-6 दिन का, सोने नहीं देंगे 2 दिन तक, जब सोएगा तब थप्पड़ मार के उठा देंगे, उठ, वो उठेगा। तो मूवी मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, मूवी थी सलमान खान वाली, वो कहता है सोना नहीं है, सोना नहीं है, मार देंगे ये लोग, तो वही सेम चीज। तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे मार पीट के, क्योंकि अब देश का कानून इतना स्ट्रिक्ट हो गया है, कानून स्ट्रिक्ट तो पहले भी था, पर अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। सलमान खान वाली मूवी थी सर। हाँ वही बोल रहा हूं मैं, नाम तो भूल गया उस मूवी का, मैं क्या नाम था, वो लोग कमेंट में डाल देंगे अपने आप सब लोग। हाँ मैं भी भूल गया। तो उसमें क्या है कि मार पीट नहीं सकती पुलिस आपको, कि डंडों से मारे कि बता वो नोट कहां पे रखे हैं, बता कौन रॉन्ग फोर्स ने बनाए थे, बता तूने चाकू कहां पे उसको मारा था, तू बता कि लड़की से तूने रेप किया था कि नहीं किया था। ये सब मारना पीटना नहीं हो सकता। मारना पीटना होता है, आज भी होता है, लोकल छोटे मोटे केस में हो जाता है मारना पीटना, तो बड़े टेररिस्ट साथ क्या होता होगा वो हमें नहीं पता, पर वो सब कुछ अनऑफिशियल है, वो सब कुछ इलीगल है। टेक्निकली तो आप मार ही नहीं सकते। नहीं मार सकते आप। अगर आपको मारना है तो क्या कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी? अरे परमिशन देगा क्यों कोर्ट, आर्टिकल 21 हिट हो गया ना यहाँ पर, लाइफ एंड लिबर्टी। इंसान को आप मतलब मारपीट का क्या जानवर है वो? जब बेड़ियां डालनी बंद कर दी कोर्ट ने, क्या बेड़ियां नहीं डालोगे किसी को? फिर भी मैंने बेड़ी डालकर, बेड़ी क्या होता है देखो, हैंडकफ्स क्या है, हथकड़ी। बेड़िया क्या है, पैर से, दोनों पैरों में बेड़ी होती है, एक रॉड होती है, कमर में बंधी होती है और हाथ बंधे होते हैं, ये बेड़ियां हैं। ये बहुत ही जो ऐसे मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, हीनियस क्राइम के, उनको कोर्ट में लेकर आते हैं ऐसे, मैंने आज भी देखा है। हम कोर्ट में बैठे होते हैं और जब ऐसा आदमी आ रहा होगा तो आवाज आएगी वहां चलने की उसकी, क्यों? उसकी वो लोहा बांधा हुआ है उसको, पर ये भी इलीगल है। यहां पर क्या है कि इंसान को आप इनह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे हो, वो जानवर थोड़ी है। 2 लोग उसका हाथ पकड़ के भी ला सकते थे, यही बोलता है देश का कानून। वो क्या बोलते हैं कि आप तो हथकड़ी लगाकर भी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, पर यह अधूरा सत्य है, आपको रील ऐसे ही मिलेंगी। वो हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश कर सकता है पुलिस वाला, अगर वो कोर्ट की परमिशन ले ले तो। ओके, देखिए एक बात समझिए, इन शॉर्ट एक बात समझ लो, पुलिस वाला आपके साथ जानवरों की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, पुलिस वाला आपके साथ इनह्यूमन तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता, पुलिस वाला आपको आपकी मां बहन की गालियां नहीं दे सकता। तो मारना पीटना तो आउट ऑफ सिलेबस है। अगर उस पुलिस वाले को अपनी नौकरी से हाथ धोना है तो कृपया करके मारिए। अभी अभी रिसेंट की बात है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक लास्ट अपने पॉडकास्ट में बोला भी था, मैंने अपने फेसबुक पर लाइव आके भी बोली थी, काफी लंबी वीडियो बनी थी उसके अंदर, कि अभी रिसेंट में ही मदुरई कोर्ट ने पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई है। अभी रिसेंट में क्यों सुनाई है? इसलिए कि उनकी कस्टडी में उन्होंने इतना मारा पीटा किसी को कि बाप और बेटे की डेथ हो गई, मर गए वो दोनों। और मरने का कारण क्या था कि अंदर जो फेफड़े थे ना उनके, वो फट गए थे, इतना उनको बुरी तरह से मारा गया था। सुमोटो एक्शन लिया वहां कोर्ट ने। सुमोटो क्या बोलते हैं? जब कोर्ट खुद से संज्ञान लेता है, हाँ ये अपराध हुआ है। ओके, जरूरी नहीं है कोई अपराध हुआ, आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपकी कंप्लेंट मैं नहीं कर सकता। आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपकी कंप्लेंट आपका पड़ोसी नहीं कर सकता कि भाई गलत हो रहा है इसके साथ में। जज साहब खुद संज्ञान ले सकते हैं, आपके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है ना, और समाज से बहुत डर है आपको, पुलिस वाले साथ नहीं देंगे, एक लेटर लिखो और आप अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर वो मामला हीनियस या सीरियस ऑफेंस का है जिसमें लोकल अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व हैं, एक्शन होगा, सुमोटो एक्शन हो जाएगा, बिल्कुल होगा एक्शन, बस आपको स्टेप लेना चाहिए। तो सर अगला क्वेश्चन है आपसे कि ये इंटरिम बेल क्या होती है, ये कब लेनी चाहिए, कब अवॉइड करनी चाहिए, कब बिना इंटरिम बेल लिए जेल चले जाना चाहिए? देखो इंटरिम, पहले आप ये समझिए कि इंटरिम का मतलब ही है कि इंसान जेल में है। अच्छा, आदमी जेल में है, अब उसको इंटरिम में एक पीरियड चाहिए। वो क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए बाहर आना है। कारण कोई भी हो सकता है। अब मैं आपको बोलता हूं कि जरूरी नहीं है कि बाहर उसकी वाइफ, उसका फादर, उसकी मदर, उसका बच्चा बीमार ही हो तो ही इंटरिम बेल मिलेगी। यह भी जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तो ही आपको बेल मिलेगी। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को इंटरिम बेल मिलती है, पर यह आपके लिए ना बहुत बेनिफिशियरी काम करती है, बहुत बेनिफिट देगी आपको अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं। होता क्या है,
मान लीजिए एक आदमी एनडीपीएस के केस में बंद है, जेल में बंद है, ठीक तो वो जानता है कमर्शियल क्वांटिटी में जल्दी से उसकी बेल वेल तो होने वाली है नहीं। तो अगर घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है, तो इंटरिम बेल लो, 2 4 5 बार फटाफट से बाहर आओ और अपने आप को टाइम सरेंडर करो। देखना बेल लेने में आपको ये मदद करेगी। मर्डर केस में कोई इंसान जेल में बंद है, तो ऐसे में इंटरिम बेल लगाओ। मतलब क्या होता है, देश का कानून ये जानना चाहता है, कोर्ट कचहरी ये जानना चाहती है कि आपको अगर छोड़ा गया तो कहीं आप भाग तो नहीं जाओगे, कभी आप वापस ही ना आओ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको अटेंड करने के लिए। तो ये इंटरिम बहुत कारगर है। एक मान लीजिए कोई इंसान जेल में है, अब जेल में वो इंसान है, इमीडिएटली क्या हुआ, उसके फादर की डेथ हो गई, तो क्या उस बच्चे से उसके फादर को लास्ट टाइम मिलने का अधिकार देश का कानून छीन सकता है? नहीं छीन सकता, कभी नहीं। अब मान लीजिए उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, अब उसके वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, तो वो 1 महीने पहले 2 महीने पहले से एप्लीकेशन लगा देता है कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुझे बाहर आना ही पड़ेगा, तो उसको बेल जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हस्बैंड को रिप्लेस नहीं कर सकता कोई भी, उसको बेल मिलेगी। इंटरिम मतलब कुछ वक्त के लिए आप बेल ले सकते हो। मेडिकल ग्राउंड हो सकता है, बच्चे के एडमिशन ग्राउंड हो सकता है, किसी के चोट लगी वो ग्राउंड हो सकता है, आपका खुद का ग्राउंड हो सकता है, बहुत बीमार हो या किसी घर में डेथ हो गई हो, या कोई भी ऐसा काम जो बिना आपके होगा नहीं, बाहर जाए, तो ऐसे में आप इंटरिम भी ले सकते हो कुछ वक्त के लिए। ठीक है, तो जब पहले दिन कोर्ट में पेश किया जाता है तो उस दिन क्या होता है, और उस दिन आदमी के दिमाग में चल रहा होता है कि मैं जज साहब के सामने जा रहा हूँ, क्या बोलूंगा, क्या पूछा जाएगा, क्या बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, इस बारे में बताइए। देखो, सवाल ऑनेस्टली बताऊं बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं अभी, इस जानकारी से जेल जाने से बच सकते हो। अभी तो पुलिस ने अरेस्ट किया है ना, 24 घंटे में आपको पेश करेंगे, तो वहीं से असली में एक केस की रूपरेखा लिखी जाएगी। ठीक है। कैसे लिखी जाएगी कि पुलिस वालों ने आपको 24 घंटे में पेश ही नहीं किया, पेशी कर रहे 30 घंटे बाद, 40 घंटे बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो ये इलीगल डिटेंशन का पार्ट हो गया। ठीक, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, सिविल में 2 बंदे आए, घर से उठा के आपको ले गए, आपको पता ही नहीं उठाया किसने है, तो डीके बासु का जजमेंट कि जब आप आओगे वर्दी में होगे, बैच क्लियर होगा, नाम क्या है, कहां से आए हो, ये क्लियर होना चाहिए, यहां भी वायलेशन हो गया। साथ में ही आपकी फैमिली को इन्फॉर्म ही नहीं करा। मतलब मान लीजिए आपको उठाया कहीं से, गाड़ी में आप जा रहे थे, गाड़ी सामने लगी, 3 बंदे आए सिविल ड्रेस में, तो उसको उठाया अपनी गाड़ी में डाला, गाड़ी उसकी दूसरा बंदा ले गया, आपकी फैमिली को इन्फॉर्म ही नहीं किया, और सीधे जाके 3 दिन बाद कोर्ट में पेश कर दिया, तो क्लियरली वायलेशन है ये। तो इन सब चीजों को, साथ में आपको बहुत मारा पीटा गया, एमएलसी करवाई गई, साथ में ही जब आपको अरेस्ट कर लिया, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए, क्यों आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप कहीं भी दूसरे ऐसे स्टेट से आते हैं जहां पर कि हिंदी और इंग्लिश आपको नहीं आती, आप मान लीजिए बंगाली बंदे हैं, ठीक है, बंगाली हैं आप, और आप कोई भी बहुत दूर एक जो स्टेट बना हुआ है पूरा वेस्ट बंगाल, वहां के एंड की जगह पे रहते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश आपको नहीं आती, आप यहां किसी रिश्तेदार से मिलने आए थे, मिलकर आप वापस जा रहे थे, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिया इंग्लिश में लिखकर, आपने वो साइन भी मार दिया बांग्ला में, कोर्ट में पेश कर दिया। मैं इसलिए सारी बातें बोलकर आ रहा हूं कि पहले दिन यही सब काम आएगी। अब आपके वकील साहब क्या बोलेंगे कि सर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए, तो यहां पर इसको बेल मिलनी चाहिए, उसका राइट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बातें बोली गई। विहान कुमार का जजमेंट आप पढ़ सकते हो, मिहिर शाह का जजमेंट भी पढ़ सकते हो, दोनों जजमेंट बात बोली गई है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का देना मैंडेटरी है, तो यहीं से आपको बेल मिल जाएगी। 24 घंटे का वायलेशन हो गया, बेल मिलेगी। आपको कस्टडी में इतना मारा पीटा गया, आपकी शर्ट उतरवा के दिखाइए कि चोट कितनी लगी है, पैरों में दिखाइए चोट कितनी लगी है, वो सब दिखाइए। यहां पर डीके बासु जजमेंट का वायलेशन हो गया, तो ऐसे में कई बार वहीं से जज साहब उसको रिलीज कर देते हैं। एक आदमी को चीटिंग में उठा लिया, ऐसा बहुत होता है आजकल, तो बहुत सारे केस है। चीटिंग का केस हुआ, आपके अकाउंट में मान लीजिए कुछ पैसा आया था, और किसी दोस्त को आपने अकाउंट डिटेल दी थी, कुछ पैसा रख के आपने बाकी पैसा उसको वापस निकाल के दे दिया, पुलिस ने एड्रेस निकाला, आप घर पहुंच गई। पुलिस कहां से आई है? गुजरात से। आप कहां रहते हो? दिल्ली या नोएडा में। अब यहां रेड मारी, आपको उठाया और जाके पेश कर दिया नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने। अब यहां पर अरनेश कुमार का जजमेंट को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 7 साल तक का ऑफेंस है तो 41A का नोटिस देना चाहिए। क्या नोटिस दिया था? और अगर नहीं दिया फिर भी कस्टडी ग्रांट की जा रही है, तो यहां पर अरनेश कुमार के जजमेंट को माना ही नहीं जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, जब पहली बार कोर्ट में पेश करते हैं, वो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी को अरेस्ट नोएडा में कर लिया और पेश वो गुजरात में कर रहे हैं, फिर 24 वाला जो 24 आवर वाला टाइम है वो मान्य रहता है? ये भी सवाल अच्छा है आपका, क्योंकि लीगल फेटर्निटी को जानना बहुत जरूरी है, जो भी हमारे नए वकील साहब आते हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं।
किसी इंसान को जहां से उठाएंगे ना, पहले वहीं लोकल मजिस्ट्रेट के साहब के सामने पेश करना पड़ेगा, फिर वहां से वो ट्रांजिट रिमांड लेंगे कि सर इस आदमी को अभी हमने सुबह उठाया है, आपके सामने लाकर पेश कर दिया 2 बजे, सर हम इसको लेके जाना चाहते हैं गुजरात, हम लेकर जाएंगे, कहीं पर सूरत लेके जाना है, सर वहीं का केस है। इतने में वकील साहब अगर समझदार होंगे क्या बोलेंगे, जनाब अरेस्ट तो कर लिया, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए नहीं इन लोगों ने, तो जज साहब फटाफट फाइल में देखेंगे, नहीं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, उसी टाइम रिलीज कर देंगे उसे कि नहीं भाई नहीं, इसको आज तो आप लेके नहीं जा पाओगे, अब तो ये अरेस्ट नहीं माना जाएगा। या बोल दिया कि सर चीटिंग का केस है, नोटिस दिया नहीं है आगे उठाने के लिए, तो यहां पर भी उसको रिलीज कर देंगे। तो यहां पर वो तब तक लेकर नहीं जा पाएंगे जब तक लोकल, जो पहले पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना और लोकल मजिस्ट्रेट साहब से ट्रांजिट रिमांड बिना लिए वो दूसरे स्टेट में लेकर नहीं जा पाएंगे, और लेके चले जाएं तो इलीगल हो गया। देखो एक बात समझो, जहां जहां इलीगैलिटी आएगी ना, वहां वहां आपको रिलीज किया जाएगा। मतलब प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि आपने कोई बोला 2x बोलते ना, ये एक हम फॉर्मूला पढ़ा करते थे, a की 2 प्लस b की 2 प्लस, ये सब पढ़ा करते थे, पढ़ते थे ना हम लोग बचपन में। तो अगर वो एक रूल बना हुआ है, रूल कि ये रूल है, रूल क्या है, a b c d e ऐसे आएगा, ये a d e a ऐसे नहीं आ सकता ये। तो मतलब रूल बन गया। यहां पर रूल क्या बना है कि प्रोसीजर है, 24 घंटे में पेश करो, आपने अरेस्ट किया, अरेस्ट मेमो बनाओ, साथ में ही आप उसके पास सर्च एंड सीजर क्या मिला। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक एनडीपीएस का बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। मान लीजिए किसी इंसान को पकड़ा, बोलते हैं कि उसके पास से 200-250 ग्राम स्मैक मिला, ठीक है, मिल गया। कानून ये बोलता है अगर आपने 50 का नोटिस नहीं दिया, एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 50 है, नोटिस नहीं दिया, आपने सर्च कर लिया, उसके पास कुछ भी कॉन्ट्राबैंड मिल गया, कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं इसको, जो मादक पदार्थ मिला है, अगर मिल गया तो वो सर्च उसकी इलीगल हो गई। क्यों हो गई? कि नोटिस नहीं दिया। और पुलिस वाले बोलते हैं सर हमने तो नोटिस को दिया है, ये रहा सर नोटिस। अब कहते हैं चलो दिया है, तो समझदार वकील साहब क्या बोलेंगे, ठीक है जी तुम सीजर देख लेते हैं। सीजर देखते हैं क्या, जब आपको पकड़ा तो तलाशी ली गई, सर्च किया गया आपको, आप बोलते हैं एक फोन मिला, एक आधी घड़ी मिली, एक कड़ा मिला, एक गले में चेन थी, ये सब पहना हुआ था उसने, चप्पल पहनी थी, बेल्ट पहनी हुई थी, ये सब ले लिया, बना दिया सर्च सीजर इन लोगों ने। उस सीजर में 50 का जिक्र ही नहीं है। अगर तुमने नोटिस दिया था तो 50 का नोटिस भी तो मेरे पास ही होगा। और 50 का नोटिस क्या होता है? 50 एक कंप्लाइंस है कि आप नोटिस दोगे तभी किसी को सर्च करोगे, और विद नोटिस का देने का मतलब इसलिए है कि कहीं पुलिस वाले कोई चीज के साथ प्लांट ना कर दें। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देश के कानून में जितने रिजिड प्रोविजंस दिए गए हैं ना, कि पकड़ लो जेल में डाल दो, उतने ही ज्यादा उनको निकलने के रास्ते भी दिए हैं। इसीलिए जो आपने टॉपिक चुना, बेसिक्स ऑफ लॉ, और इन सभी बेसिस पर, इन सभी ग्रांट्स पर क्या बेल मिल जाती है? अरे बेल छोड़ो, केस खत्म हो जाता है, केस क्वैश होता है, केस क्वैश होता है सर। अगर आपके साथ कंप्लाइंस नहीं हुए हैं, एक मान लीजिए कि आपके दुकान में रेड मारी, आपके घर में रेड मारी, पुलिस वालों ने एनडीपीएस एक्ट का 42 का नोटिस नहीं दिया, और वो कुछ दिखा रहे हैं ये सब बरामद हो गया, नहीं है वो वैलिड, नहीं माना जाएगा, पहले नोटिस दोगे आप, क्योंकि प्लांट भी तो हो सकता है। आपने मूवी देखी रेड? हाँ, देखिए, हाँ, जब अंदर घुसते हैं वो कहता है कि देखो जी, वहां पे जो भी उसका नाम होता है बंदे का, वो कहता है आप अगर चाहो तो हमारी तलाशी आप ले सकते हो, फिर हम आपके घर में एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले बोल रहा है आप तलाशी ले लो, यही प्रोविजन है। फिर बोलता है कि इस गांव के आसपास के 2 गणमान्य सदस्यों को आप बुला लो। सीजर का नियम है ये कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए, जो ये बताएंगे, साइन करेंगे उसके ऊपर कि हाँ यहां पर ये बरामद हुआ, हमारे सामने बरामद हुआ, वरना उस सर्च और सीजर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। अब तो देश के कानून में एक और सेक्शन आ गया, 105 सेक्शन है बीएनएसएस का, वो बोलता है कि सीजर जब होगा ना, सर्च जब करेंगे आप, तो पूरी वीडियोग्राफी होगी कि भाई तुम कुछ प्लांट तो नहीं कर रहे हो। अब यहां पे 2 बातें हो गई हैं, अगर केस जेन्युइन है तो हमारे पास निकलने के रास्ते और कम हो जाते हैं, और केस फर्जी है तो सीधा घर में से रिकॉर्डिंग चालू करेंगे वो लोग, देखो बैठा हुआ है, इसके पास से ये मिला है, यहां साइन कर रहा है। अरे रिकॉर्डिंग उसको छोड़, जब तू घर के अंदर घुसा वहां से रिकॉर्डिंग कर और दिखा क्या मिला, क्योंकि पूरे उस सर्च की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसीलिए फिर बोल रहा हूं, जो मैंने बोला बेसिक्स ऑफ लॉ, बेसिक्स ऑफ लॉ को मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि इस पे लगातार आप 5, 7, 10 घंटे का एक पॉडकास्ट करते हो तो भी बेसिक्स पूरे क्लियर नहीं होंगे। अब सर इतने सारे क्वेश्चन है जो मुझे जो आपने लिखे हुए अपने हिसाब से, मुझे लग भी नहीं रहा इस कंप्लीट पॉडकास्ट में कवर हो पाएंगे, बट एक नहीं सर, अगर जनता की जानने के लिए, उनकी ख्वाहिश के लिए और उनकी हेल्प के लिए 50 पॉडकास्ट भी बनाने पड़े ना,
I'll मैं तो try. हमेशा बोलता हूँ भाई, एजुकेशनल मैं वीडियोस जो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, जो मैंने आपको शुरू में बोला, जो मेरे समाज ने मुझे दिया, लौटाना भी तो है ना सर। मुझे लग रहा है सर 5 से 10 पॉडकास्ट के बाद मैं भी एक वकील बन जाऊंगा। आप जानकार बन जाओगे पूरी तरह से, आप वकील बन जाओगे, लॉ अच्छे, आप एजुकेशनिस्ट बोल सकते हो इसको, एग्जैक्टली। अच्छे एजुकेशनिस्ट हो जाओगे पूरा कानून जानने के बाद में। मैं एक और क्वेश्चन आ रहा है सर मन में, बेसिक ऑफ लॉ का ही है। मान लीजिए मुझे किसी पुलिस वाले का कॉल आता है कि ध्रुव जी आपको इस थाने आना है और आपने आपका नाम लिया जा रहा है या आपने ये ऑफेंस किया है, ठीक है, तो क्या ये क्राइम है, क्या जाना चाहिए, क्या उसके लिए कोई नोटिस मंगाना चाहिए? देखो ऐसा होता है कि किसी ने आपको कॉल किया और बोला इस थाने में आ जाओ, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉल थाने से ही था, ये प्रैंक कॉल भी हो सकता है। ठीक है। ये भी हो सकता है आपको फंसाने के लिए कोई कॉल आया हो, मान नहीं थाने से ही है, थाने से ही कॉल है, उन्होंने बोला जी हाँ जी ध्रुव जी आप आ जाओ, इतने बजे आप आ जाओ और जी आपको थाने आना पड़ेगा। आपका ये राइट है पूछना, राइट टू नो बोलते हैं इसको। आप पूछिए क्यों आऊं भाई, किस लिए मैं आऊं, या फिर किस मुकदमे में, किस केस में मेरा नाम आया है, या किसने मेरा नाम लिया है, मैंने कोई अपराध किया है। कहता तू आएगा या हम तेरे को उठाने के लिए आए, वो ये बोलते हैं। एक बात को बड़ा क्लियर समझ लो, आपने कोई अपराध कर दिया ना बड़ा सीरियस, और उसमें आप अरेस्ट हो सकते हो, तो पुलिस आपको कॉल नहीं करेगी, सीधा घर पहुंचेगी, आपको उठाएगी। आपको बुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये पुलिस आपको अभी अरेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो फिर उस केस में नाम आ रहा है जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, या फिर वो झूठा फर्जी मामला दर्ज करवाया जा रहा है किसी के द्वारा। ये आपको समझदारी दिखानी चाहिए। अगर आप बहुत समझदार हैं, आपकी फैमिली में लोग कानून जानते हैं, फैमिली से किसी आदमी को लो थाने पहुंच जाओ, तो चले जाओ आप थाने। वह जाना तो नहीं चाहिए, नोटिस मंगाना चाहिए, पर आप चले जाओ, जाके पता तो कर लो। कई बार हम जब ज्यादा पंगेबाजी करते हैं ना, ज्यादा सामने वाले की ईगो को हम ग्रिल करते हैं, तो वो कहता है अच्छा चल मैं तेरे को फिर लीगल प्रोसीडिंग से बताता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि मतलब होता कुछ नहीं है पर मामला बड़ा बन जाता है। फिर तो फिर पुलिस वाले की ईगो बात आती है। अब ईगो पे बात आएगी तो मामला गड़बड़ है। उसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वकील साहब को साथ ले जाओ, भाई लोहे को लोहा काटेगा, ले भाई वकील साहब के साथ में आ गया, आप बताओ। फिर वकील साहब पहला सवाल यही बोलेंगे, अरे किसी को फोन लगाए थे भाई तुम लोग, अरे भाई क्या हुआ, राइट टू नो तो है इसके पास, बताओगे ना क्यों बुला रहे हो। अरे नहीं नहीं वकील साहब ने तो इसको ऐसे बुला, ऐसे का मतलब क्या है, कोई आपका दोस्त है, ये रिश्तेदार है आपका, कोई ऐसे चाय पीने बुला लिया, अब बुलाओ चाय पानी का कराओ इंतजाम, फिर बैठते हैं आराम से, सिंपल सी बात। फिर वो बोलता है जी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है कि आपने उस आदमी का 2 लाख रुपए नहीं दिया। अब वकील साहब क्या बोलेंगे, आप रिकवरी एजेंसी हो क्या, आपका काम रिकवर कराना है पेमेंट का, क्या आपका काम है, ड्यूटी है आपकी ये। अगर वो पुलिस वाला कानून जानता है वो समझ जाएगा मैंने गलती बुला लिया इसको, कि मेरा काम पैसा रिकवर कराना नहीं है, ये तो काम सिविल रिकवरी का है। पर क्योंकि वो पुलिस वाले का जानकार था जिसका पैसा इसको दे रहा था। ज्यादातर ऐसे ही होता है। आप एग्जांपल भी सही बता रहे हो। ज्यादातर ऐसे ही होता है। पुलिस वाले की मान लीजिए कि पुलिस के वाले के पड़ोस में एक आदमी ही रहता है। अब वो आदमी गाड़ी खड़ी कर डेली लड़ाई होती है, उसने बोला कि उसने जीजा बोला या ताऊ बोला चाचा बोला कि ये आदमी बहुत परेशान करता है, चल कह रहा ठीक है करवाता हूँ इसका इंतजाम। उसने थाने से फोन किया लोकल थाने में कि भाई मेरा जानकारी देख लिया, उसने फोन लगा दिया थाने आ जा भाई। अब वो थाने पहुंच गया, ठीक है, तो बोलता है हाँ भाई ज्यादा गर्मी है, मतलब क्या कर दिया जी मैंने, खरा गली बड़ी देर कंप्लेंट आ रखी मेरे पास बहुत सारी। अगर वकील साथ के तो क्या बोलेगा, कंप्लेंट दिखा दे भाई, कंप्लेंट आई तो कंप्लेंट दिखा दे। सही बात है, तूने ऐसी मुझे बुला लिया, घर पे आया तो तू मेरे पास में नोटिस देता तो मुझे कम से कम। अब जब पूछता है कंप्लेंट दिखा दे, कंप्लेंट तो कुछ है नहीं उसके पास। अब वो अटक गया वहां पर, तो वकील साहब बोलेंगे बुलाया क्यों ये बता, कंप्लेंट क्या है, ऐसे कैसे बुला लिया। कह जी बुलाया था, क्यों बुलाया था, कह रहा वो गली में गाड़ी खड़ी करने पर लड़ाई झगड़ा होता है। कह रहा तो गाड़ी में खड़ी करूं कोई ऑफेंस है क्या, ये कोई ऑफेंस है क्या, ऑफेंस नहीं है ना, तूने बुलाया क्यों है, मुद्दा ये है। इंसान काम छोड़कर आया तो भरपाई कौन करेगा। ये आदमी एक दिन में अभी तेरे पास आया 10,000 का लॉस हो गया, 10,000 कौन बियर करेगा इसके। बच्चे को लेकर जाना था, तबीयत खराब थी, बच्चे कुछ हो गया, उसका लॉस कौन बियर करेगा, भरपाई कर लेगा। इतने में वहां पे बातें गड़बड़ हो जाती है। वकील साहब क्या बोलते हैं कि भाई तूने पढ़ा हो या हम ना पढ़ा हो, हमने सारे के सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, और फिलहाल के तू ये समझ ले कि परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट है, अब मैं मंगाऊंगा थाने की सीसीटीवी कि तुम थाने बुलाकर लोगों के साथ करते क्या हो। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं है किसी को बुला के परेशान करना, पर्सनल मैटर में पूछना था, घर पे आता, गली में आता और पूछता लोगों से। अब वहां पर पुलिस वाले थोड़े सॉफ्ट पड़ जाते हैं। ठीक है, देखो पुलिस वाला सिर्फ आपको बुला रहा है ना सर, वो सीसीटीवी वाला पूरा बताइएगा। सीसीटीवी में क्या होता है, परमवीर सिंह सैनी का एक जजमेंट है जिसमें कि ये बोला गया है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन के चप्पे चप्पे पर, मतलब हर जगह कैमरे लगे होंगे। सिर्फ कैमरे नहीं, उसमें नाइट विजन भी होगा, रात को 2 बजे घटना भी तो हो सकती है, उसमें सिर्फ नाइट विजन नहीं, उसमें आवाज भी आनी चाहिए।
और इसका आप ये नहीं बोलोगे सर 1 महीना का डाटा खत्म हो गया, नहीं, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। साल 6 महीने का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अब मैंने जाके एक एप्लीकेशन लगा दी जाके मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि मजिस्ट्रेट साहब, इस आदमी ने अपनी पर्सनल रंजिश को पूरा करने के लिए मुझे थाने में बुलाया और बुला के मुझे धमकाया और बोला कि तू उसके 2 लाख वापस दे दे, नहीं तो तेरे ऊपर मैं केस ठोक दूंगा एक चीटिंग का। ठीक है। तो जनाब ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है और अपने लिए रिश्वत मांग रहा है 50,000 रुपए की। ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लेंट एक तो ठोकी कहां पर उसने, लोकल पुलिस स्टेशन में डाल देगा, उसके थाने में उसी कंप्लेंट डाल देंगे हम कि भाई तूने ये गड़बड़ कर दिया इस डेट को, वही आ गया शुरू वाला डेट टाइम प्लेस, ठीक, हमने डाल दिया। अब एक डालेंगे उसके सीनियर अफसर को, दोनों नहीं सुनेंगे 10 दिन में। अब एक कंप्लेंट डालेंगे हम एंटी करप्शन को। देखो एंटी करप्शन में कंप्लेंट डालने का 7 दिन का प्रोविजन है, 7 डेज का। 7 डेज में कंप्लेंट डालनी चाहिए उसके अंदर, एंटी करप्शन अगर आप जा रहे हो उसके अंदर, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो एक्ट है ना वो 7 दिन की बात करता है। तो आपने कंप्लेंट डाल दी ना यहाँ पर, यही पुलिस वाला सेफ नहीं है, वो फ्रंट फुट में तो अभी तक था, वो बैक फुट से भी गायब हो जाएगा। अब आपसे बोलेगा भाई जो चीज ले ले यार, तुमको कंप्लेंट वापस ले। वो जानता है कि जिस वर्दी के दम पर वो आपको धमका रहा था वो वर्दी पहले जाएगी। देखो सभी की ना एक ड्यूटी है, हर इंसान ड्यूटी है। वकील का काम केस को लड़ना है, वकील का काम जितने एविडेंसेस हैं उनको मैन्युपुलेट करना नहीं है, फॉर्ज कोई भी एविडेंसेस कोर्ट में लगाना नहीं है। ऐसा लगाएगा तो वकील पे भी एक्शन हो जाएगा। ठीक, सबकी ड्यूटी फिक्स है। एक जज कोई भी बायस होकर डिसीजन नहीं ले सकता। तो पुलिस को राइट किसने दिया कि केस कहीं का भी हो मैं इन्वेस्टिगेट अपने थाने में करूंगा? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बहुत जरूरी टॉपिक पर। कोई भी बंदे के ऊपर एक भी केस हुआ और वो गलती से भी जेल गया तो सबसे पहले दिमाग में सारी जो फोर्स लग जाती है कि बेल हो जाए। जो आदमी जेल में है उसको बस एक ही ख्वाब है, जिंदगी का आखिरी ख्वाहिश है, बेल दे दो मुझे, भले ही बाद में सजा दे देना, लेकिन अभी बेल दे दो, अभी बेल दे दो। और मुझे लगता है आपके पास भी कॉल मैसेज आते होंगे तो वो यही आते होंगे, वकील साहब बेल करा दो मेरी। तो बेल कब मिलती है, बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, प्लीज इन दोनों के बारे में बताएं। देखिए बेल के ना अपने अपने अलग अलग रूप हैं। हर कंडीशन के लिए अलग तरह से एक बेल को बनाया गया, ठीक। अब बेल में क्या होता है कि मान लीजिए पहले हम रेगुलर बेल की बात करते हैं, जो आदमी जेल में है उसको हम रेगुलर बेल बोलते हैं। अब इस केस के अंदर देखना पड़ता है कि देखो मालूम है क्या होता है, हम जब बेल पे बात करते हैं ना, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। बेल हर केस में अलग तरह से होती है। चीटिंग में बेल अलग तरीके से, चीटिंग प्लस फॉर्जरी हो गई अलग तरीके से, चीटिंग में EOW ऐड हो गया वो बेल अलग तरीके से, PMLA केस चला गया वो बेल अलग तरह से। अभी तो हम चीटिंग की बात कर रहे हैं, अभी ऊपर नहीं गए हैं। इसी में 409 सेक्शन भी आता है जिसके अंदर मल्टीपल लोगों को ठग लिया हो किसी बंदे ने पिरामिड स्कीम चलाकर। अब ये केस हो गया। अब चीटिंग में समझिए, नॉर्मल चीटिंग का मामला है 318 सबसेक्शन 4, जो पहले 420 था, इसमें बेल थोड़ी आसानी से हो जाएगी। ठीक है। फॉर्जरी भी लग गया, केस थोड़ा टफ हो गया। यहां पे चार्जशीट आएगी 60 दिन में 420 में, फॉर्जरी भी लग गया, अब चार्जशीट आएगी 90 डेज में। ये थोड़ा टफ हो गया। अब इसका और थोड़ा टफ वर्जन समझो। और टफ वर्जन क्या होगा, जब मल्टीपल लोगों को ठग लिया एक पिरामिड स्कीम चलाकर, बहुत सारे वहां कंप्लेंट खड़े हुए हैं, बेल और टफ हो गई। EOW कब जाएगा, जब एक बहुत बड़े पैसे की ठगी कर ली हो, मल्टीपल लोगों के साथ ठगी की हो, तो ये और थोड़ा टफ हो गया। अब PMLA मामला चला गया तो वहां तो बेल के प्रोविजन ही नहीं है, तो वहां बेल कब मिलेगी, जब लगेगा सामने वाला कि निर्दोष है, तो वो मामला और टफ हो गया। जो ED के मामले चल रहे होते हैं, ये तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं नॉर्मल चीटिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग जो सुनते हो ना, मनी लॉन्ड्रिंग, ये PMLA ED वही है ये, ठीक है ना। तो ये एक है। अब दूसरे पे आइए, दूसरा क्या आया, 307 का मामला अटेम्प्ट टू मर्डर, या 302 का मामला मर्डर। ठीक है। 302 मतलब 103 BNS, 307 मतलब 109 BNS, ठीक। ये हुआ। साथ में इसमें क्या आ गया कि दहेज हत्या का मामला आ गया। क्या अभी सारी BNS जो आप बता रहे हो धाराएं चेंज हो गई? सब धारा बदल चुकी है, सब धारा बदल गई है। इसीलिए मुझे एक बात को बोलने में 2 सेक्शन बोलने पड़ते हैं। अब जैसे दहेज हत्या का मामला है, डॉरी डेथ, 80 BNS का सेक्शन है, 304 भी पहले का सेक्शन था। अब समझिए जल्दी बेल किसमें होगी, 307 में जो 109 BNS है अटेम्प्ट टू मर्डर, जल्दी बेल होगी। उसके बाद किसकी और जल्दी बेल हो सकती है, वो जो डोरी डेथ का मामला है उसकी उसके बाद बेल हो सकती है। टफ बेल क्या हो गई, मर्डर केस, वो टफ बेल हो गई। उससे भी टफ क्या हो गई, किसी का मतलब मल्टीपल लोगों का मर्डर कर दिया गया हो। उससे भी टफ क्या हो गया, हीनियस वे में मर्डर कर दिया हो। तो अब जो रेगुलर बेल की हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर NDPS भी आता है। NDPS में स्मॉल क्वांटिटी मिली, बेल फटाफट मिल जाएगी। इंटरमीडिएट क्वांटिटी मिली, बेल को टाइम लगेगा चार्जशीट लगने के बाद। कमर्शियल क्वांटिटी में हुआ तो बेल चार्जशीट के बाद भी नहीं होगी, गवाही गोई होगी, उसके बाद जाके ये देखा जाएगा आपकी उस केस में कितनी इन्वॉल्वमेंट है। ये तो मैंने कुछ समझाया है आपको, बेल कब कब कैसे कैसे
हम कैसे केस को समझते हैं, केस की ग्रेविटी क्या है। ठीक है। आदमी जेल गया ना, सबसे बड़ा ग्राउंड होता है चार्जशीट लग गई। देश का कानून ये बोलता है व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट एंड चार्जशीट इज फाइल्ड मींस अब उसको जेल में रखने से कोई पर्पस फुलफिल होगा नहीं। हम किसी की इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए ही जेल में डालते हैं, ना ही तो ये प्यूनिटिव है ना ही वो प्रिवेंटेटिव है किसी को जेल में रखना। अब इसको जेल में डाल दिया बंदे को, चार्जशीट लग गई ना, तो चार्जशीट लगने के बाद ये चीटिंग वाले को बेल मिल जाएगी, 420 वाले को जा भाई तू, चीटिंग फोर्जरी वाले को भी मिल सकती है, तू भी जा, 307 वाले को बेल मिल सकती है, तू भी जा। अब साथ में ही अगर रेप का नॉर्मल केस 376 का उसको भेज देंगे, तू भी जा, पॉक्सो वाले को रोक के रखेंगे, तू रुक जा। तो ऐसे या सीरियसनेस देखी जाती है, साथ में ही उस केस के अंदर कितने एविडेंसेस आपके अगेंस्ट में है ये भी देखा जाता है। तो मैंने इसलिए आपको बोला कि जो रेगुलर बेल है ना, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। बोलने पर आएंगे तो मुझे, अगर मैं एक मुद्दा उठाता हूं तो दूसरा मुद्दा रह जाता है। अब कोई बंदा बोलेगा, मैं किसी को बोलता हूं कि भाई मर्डर केस में तो बंदे की बेल नहीं होती 2-3 साल तक, एक आदमी कमेंट क्या लिखेगा, अरे सर उसकी बेल तो 3 महीने में होगी थी। मैं इसीलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। क्यों? इंटेंशन भी तो नहीं थी ना। नहीं, बात क्या थी कि जिसके अगेंस्ट जितने ज्यादा एविडेंसेस है ना, उसकी बेल उतनी लेट होगी। अब बहुत सारे उसकी बेल 3 में चार्जशीट लगते ही होगी थी। तो रोल क्या था, मैं रोल आपको डिफाइन करता हूं। वो रोल ये था कि सर कहीं पर मर्डर हुआ था, मर्डर में चाकुओं से किसी बंदे को मारा था, जिसने मारा 2 बंदों ने उन्हें उठा लिया, चाकू जिससे खरीदा उसको उठा लिया, एक बंदे से पूछा हाँ भाई वो आदमी कहां रहता है, उसने सिर्फ बताया कि भाई आगे जाके लेफ्ट में उसकी दुकान है, उसने सिर्फ बोला था, पर उसको उठा के जेल में डाल दिया। अब जय चार्जशीट लगी तो वहां पे क्या आया कि इसका कोई रोल नहीं पाया गया, इसने सिर्फ उससे पूछा और इसने अननोन समझ के बता दिया, तो 3 महीने में तो बेल होगी ही ना भाई, सेक्शन तो सेम ही था। लेकिन फिर अभी आप बता रहे थे कि पुलिस ने बुला लिया, यही एक बड़ा ऑफेंस हो गया कि भाई इसका एक दिन खराब हुआ है, तू देगा 10,000 रुपए। हाँ, आप कोई 3 महीने जेल में कंपनसेशन आप मांग सकते। देखो, पुअर इन्वेस्टिगेशन या नेग्लिगेशन इन इन्वेस्टिगेशन, इसके ऊपर भी आप अपने लिए क्लेम मांग सकते हो कि मेरा जो वक्त बर्बाद हुआ, मेरा जो लॉस हुआ, जो मेरी हानि हुई, जो मेरे पर्सनैलिटी में डेंट पड़ा, उन सबको कौन बियर करेगा? मेरा रोल क्या था? बस मैंने बताया था, वो तो शुरू में 1-2 दिन में आपको पता चल गया होगा कि मेरा रोल कितना है। आपने छोड़ा क्यों नहीं मुझे? क्या किसी को रास्ता बताना इतना बड़ा अपराध है क्या? किसी का पैसा अकाउंट में लेना, अभी आप मेरे पास आए, मैंने आपसे बोला यार अभी मेरी कुछ फीस आ रही है, जरा कोई डाल रहा है तो मेरा फोन मेरे पास नहीं है, आप अपना नंबर दे दो तो फीस ले लो उसके अंदर। आपने 1 लाख रुपए ले लिया, पता चला चीटिंग का पैसा था, किसी मदद करना अपराध है क्या? अब क्या होता है कि यहां पर ना, देखो, हर चीज के लिए एक आदमी को बिठाना मुश्किल है। यहां पर जिस आदमी को जिस ड्यूटी के लिए बिठाया गया ना, वो ड्यूटी ईमानदारी से कर ले तो मेरा मानना है काम पेंडिंग नहीं होंगे, काम गलत नहीं होंगे, कामों में दिक्कत नहीं आएगी। पर हमारा पर्सनल जो बेनिफिट होता है ना, पर्सनल बेनिफिट, लालच, ये सब कुछ गलत करा देता है। रिसेंट में हमने केस देखा, बंदे को अरेस्ट किया, अरेस्ट करके जेल भेज दिया, उसके सारे क्रेडिट कार्ड उनके पास थे, पिन विन सब कुछ ले लिए, उन क्रेडिट कार्ड से पुलिस वालों की शॉपिंग हो रही है, फोन खरीदे जा रहे हैं, कपड़े लेते खरीदे जा रहे हैं, फोन लेके अपनी फैमिली को दिया जा रहा है। जब आदमी बाहर है, कह रहा क्रेडिट तो खाली हो गए उसके, वो आया हमारे पास, सर क्या करें? यार तू आया है तो कंप्लेंट करने के अलावा तेरे पास तो कुछ है नहीं, कैसे लो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं तो शांति से बैठ, क्या शांति से बैठ नहीं सकता? मैं तो कंप्लेंट कर। फिर कंप्लेंट करी, वो मामला फिर पहुंचा ऊपर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अंदर, और फिलहाल दिख चुका है कि जो जिसने इन्वेस्टिगेशन की, वो जो इंस्पेक्टर है, वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, कांस्टेबल डायरेक्ट इन्वॉल्व है। एक बार बताओ, रेड मारी मेरे घर पे, सब कुछ सामान बरामद किया, सामान बरामद पुलिंदा बनाकर आपको तो माल खाने में जमा करना था। आपके पास मेरी पर्सनल चीजें क्या कर रही है, मेरी चेन आपके पास क्या कर रही है, मेरी घड़ी आपके पास क्या कर रही है, आप फोन कैसे खरीद रहे हो क्रेडिट कार्ड से? ये तो इनडायरेक्ट ब्राइबिंग हो गया ना, लूटना हो गया किसी इंसान को, चोरी हो गई एक तरीके से। बिल्कुल है यार, क्यों नहीं है? तो लोग क्या ना, आवाज नहीं उठाते हैं। लोग आवाज जरूर उठाएं। साथ में ही सभी पुलिस वालों को हिदायत देना चाहूंगा यहीं पर कि सेक्शन 8 में बोला गया कि आपकी डिमांड को प्रूव करना जरूरी है। अगर डिमांड प्रूव नहीं हुई ना, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में केस चलेगा नहीं। ये पुलिस वालों के सेफ पॉइंट बताया मैंने आपको। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जब आप पढ़ते हो पूरा एक्ट, उसमें बातें बताई गई है कब कब पुलिस वालों पे एक्शन हो जाएगा, कब एक्शन नहीं होगा। तो हम तो दोनों तरफ लड़ते हैं ना, हम लोग, हम पुलिस वाली तरफ से ही लड़ रहे होते हैं। अगर वो क्लाइंट मेरा आ गया, उसने कुछ सवाल पूछ लिया, वो बोल रहा है सर मेरे केस को रिप्रेजेंट करो, हम उसको लड़ेंगे। यहाँ पर जिसके साथ गलत हुआ, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पर दोनों को बताना उनके अधिकारों के बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं शुरू में बोला था एक एजुकेशनल पॉडकास्ट है, ताकि आप तक एजुकेशन पहुंचे। और ये एजुकेशन बायस नहीं है, एजुकेशन खरीदी नहीं जा सकती। कोई बोले बस मुझे एजुकेशन दे, ऐसा नहीं है। इसीलिए बोलता ना, हमारा देश बोलता था पहले कि नहीं सिर्फ पंडितों को ही पढ़ने का अधिकार, ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था, ऐसा नहीं है।
सबको पढ़ने का अधिकार है। बिल्कुल। शिक्षा पे किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन मन में आ रहा है, ये इस पॉडकास्ट रिलेटेड नहीं है, एक जनरल अवेयरनेस हाँ। के लिए। जितना कानून और जितनी नॉलेज और कानून की समझ वकील साहब को होती है, क्या उतनी पुलिस वालों को भी होती है आपके हिसाब से? देखिए, कुछ पुलिस वालों को तो होती है, कुछ है ये। अ फिगर अमंग द सैफर्स, एक स्टेटमेंट बोली जाती है ऐसे। मैं कुछ को होती है, जैसे हम जब खड़े होते हैं ना, तो मैं उनसे कोई जैसे हम बात करते हैं, कई बार तो खुद ही पुलिस वाले आके बोलते हैं कि वकील साहब पहला केस है यार। जब पहला केस उसने बोल दिया, पहले सरेंडर है ना, उसने एक चार्जशीट बनाई है, तो हम चाहकर भी उसका अहित नहीं करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसके अंदर की उसके ऊपर पंगा पड़ जाए। और जबकि ऐसा बहुत बार होता है। ये अगर मेरा पॉडकास्ट जितने भी पॉक्सो केसेस में इन्वेस्टिगेशन जो फीमेल जो अपनी आईओ बनती है ना, वो अगर देख रही हैं या एनडीपीएस वाले देख रहे हैं, उन सबको मैसेज पहुंच गया होगा किस किस को आज तक बचाया होगा मैंने, किस चीज में कि गलतियां होती हैं कुछ जिससे उन पर बात आ सकती है, पर हम उसको रिलीफ लेने के लिए तो यूज करते हैं, बट उन पर कंप्लेंट लेने के लिए यूज नहीं करते। देखो, इंसान सब है दोस्त, है ना। हम अपनी ड्यूटी तो करें, पर ड्यूटी ईमानदारी से करें, किसी को डिच ना करें, किसी को चीट ना करें, किसी से हम ठगी ना करें। तो नॉलेज, हम तो सभी एक्ट को पढ़ रहे हैं ना। मैं आपके साथ में आज एनडीपीएस पे ही बात कर रहा हूं, मैं पीसी एक्ट पे बात कर रहा हूं, मैं सीआरपीसी पे, आईपीसी पे, एविडेंस एक्ट पर इन पे बात कर रहा हूं, मैं पीएमएलए की बात भी कर रहा था, और भी बहुत सारे कानून हैं उनसे बात कर रहा हूं। तो क्यों बात कर पा रहा हूं? क्योंकि उन सबके केसेस को हमने फाइट किया। अब एक आईओ साहब है, उनके पास पूरे जीवन में 2 ही तो मर्डर केस आए थे। 2 मर्डर से कितना सीख लोगे आप? कितना सीख लोगे? एक और क्वेश्चन सर, क्या पुलिस वालों का कोई टारगेट होता है लोगों को जेल भेजने का, कितने भेजने हैं? देखो, ऐसा कोई टारगेट नहीं होता किसी का भी। वो क्या, उनका ड्यूटी क्या है उनकी? वो कहते हैं कि समाज में अपराध को रोकना, अपराध करवाना ड्यूटी नहीं है। हाँ। जिस थाने में जितने कम केस दर्ज होंगे, उस थाने को उतना अच्छा माना जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं जो कंप्लेंट लेके लात मार भगा दो, चल भाई दूसरी जगह जा, इसका मतलब ये नहीं होता। उस एरिया का अपराध काउंट होता है। यूपी अपराध मुक्त को बनाने की कोशिश चल रही है ना अभी भी। योगी जी की पहले कितना था, आज कितना है? कम हो गया ना। तो मैं भी तो यूपी से ही हूँ, वैसे मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो यूपी से हैं सारे। हम दिल्ली से, पैदाइश से दिल्ली से पला बड़ा मैं, तो मैं दिल्ली का ही हूँ और दिल्ली बोलूंगा अपने आप को। पर अपराध कम तो हुआ ना अल्टीमेटली। तो पुलिस वाले अपराध को बढ़ावा नहीं देते हैं, इनकी ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है अपराध को कम करना। तो किसी को जेल कितने लोगों को भेजेंगे तो मेडल मिलेगा, ये नहीं है। कितने सीरियस और हीरियस एक अपराध को सॉल्व करके आपने कितने मुस्तैदी से उसको जल्दी काम किया, वहां मेडल मिलता है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन है सर, पुलिस वालों से रिलेटेड ही है। पुलिस वालों की हम, हो सकता है कि कोई पुलिस वाले देख के ऑफेंड ना हो जाए, तो इनके फेवर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पुलिस वाले चार्जशीट कैसे बनाए कि वो चार्जशीट बहुत मजबूत रहे, कोई आपके जैसे वकील साहब सामने पड़ जाए तो उनको ये ना कहना पड़े कि वकील साहब पहला केस है, प्लीज परेशान मत करना। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब केस की इन्वेस्टिगेशन चलती है ना, तो आप कई बार देखोगे केस डायरी बनती है। केस डायरी का मतलब क्या होता है, या फिर जीडी रजिस्टर का मतलब क्या होता है? रोजाना की एंट्री। रोजाना की एंट्री क्या होती है कि आज इस तारीख को मैंने इसको, गवाह को आज पुलिस स्टेशन में बुलाया, उसका मैंने गवाही दर्ज की, और पूछने के बाद ये नई चीज मेरे सामने आई, उसने लिख लिया उसके अंदर जी। फिर वो शाम को लिखता है कि मैं उस गवाह के कहे मुताबिक इस एड्रेस पर गया और मैंने ये चीज देखी। वो डायरी को मेंटेन कर रहा होता है। वो जो रोज 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 लिख रहा है ना, उसको डायरी बोलते हैं। इस डायरी के बाद में जब डायरी पूरी खत्म होती है, जब एक 90 या 60 डेज का टाइम खत्म होता है, तो वो एक चार्जशीट तैयार करता है कि पूरे केस में मैंने इन्वेस्टिगेशन ये की है। अब मेरा सभी पुलिस वालों को एक सबमिशन है, रिक्वेस्ट भी है मेरी। देखो, जहां पर आपको लगता है ना कि ये आदमी निर्दोष है, देखो आपको ये तो नहीं बोला गया ना कि अपराधी, मतलब किसी ने अपराध नहीं किया तो उसको भी अपराधी बना के कोर्ट में पेश कर दो, ये तो नहीं बोला गया ना। ये बोला गया अपराधियों के ऊपर आप एक्शन करें, चार्जशीट बनाए, कोर्ट में लाए, कोर्ट डिसाइड करे करना क्या है। तो जो लोग निर्दोष है ना, कुछ लोग जो निर्दोष होते हैं, उनको ना खाना 12 में डाल के अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए। और जो निर्दोष है आपने जेल भेज दिया, तो आपको चार्जशीट फेयर लगानी चाहिए। ये मिला और ये नहीं मिला। कई बार कोर्ट में चार्जशीट जब लगती है तो सिर्फ वो लिखा जाता है कि ऐसा हुआ, क्या बोलते हैं, इसके ऊपर और भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज होने की आशंका है, क्योंकि हजारों अकाउंटों में फर्जीवाड़ा हुआ है। जज साहब ये देख के कहते हजारों अकाउंट, बिल नहीं दूंगा इसे। हम कहते हैं जनाब कोई भी कंप्लेंट आई तो है नहीं सामने, पर वो कहते नहीं, आ सकती है, आ सकती है भाई, उसने ये तो लिखा है। पर जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार पुलिस वाले की भ्रामक जो स्टेटमेंट होती है ना, उनके आधार पर भी बिल नहीं होती है।
कई बार झूठ जब कोर्ट में बोला जाता है ना, इसीलिए देखो यहाँ पर ना एक बड़ा बढ़िया एक बात निकल के आई है और मुझे जरूर बोलना चाहिए। जितने भी, मैं कैमरे की साइड देख के इसीलिए बोल रहा हूं कि सबको बातों आंखों में आंख डाल के समझा सकूं। जितने भी नए वकील साहब, जितने भी लॉ स्टूडेंट जो भी कानून की जानकारी ले रहा है या आप पर कोई केस मुकदमा दर्ज हुआ है ना, सब लोग ये बात समझ लो। कोर्ट में आपने अगर बेल लगाई है, फिर चाहे आपने 2 दिन बाद लगाई हो बेल, चाहे 10 दिन बाद, चाहे महीने बाद, कोर्ट में ना एक रिप्लाई आता है हमेशा। और रिप्लाई क्या आता है कि आपने एक बेल लगाई कि भाई मेरे ये डिफेंसेस हैं बेल लेने के लिए, तो रिप्लाई कोर्ट में आएगा और कोर्ट में ये लिखा होता है उस रिप्लाई के अंदर कि इस आदमी के अगेंस्ट ये सारे एलिगेशंस हैं, ये एविडेंसेस मिले, इतने केस उस पर है। ये रिप्लाई जरूर लेना चाहिए। अब चाहे तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर आप खड़े हो कोर्ट में आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, आप उसके डिमांड कीजिए, आपको मिलेगा। आप देखो कई बार ऐसा तो केस डायरी दिखाई नहीं जाती, पर जो अभी तक डेवलपमेंट हुआ उसको आप मांग सकते हो। दिल्ली में जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाके बेल लगा लो, रिप्लाई आपको मिलता है। इसका मतलब रिप्लाई मांगना इलीगल नहीं है। आप अगर रिप्लाई मांगोगे, केस के बारे में डिटेल आप तक पहुंचेगी, आप वो नहीं मांगते हो, इसीलिए आप डिपेंड रहते हो कि चार्जशीट लगने दो फिर बेल लगाएंगे। ये बहुत काम की बात है। बिल्कुल मांगते नहीं है। मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जाके केस लड़े हैं, बहुत सारे जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मैंने देखे हैं अलग जगह जाकर, वो कहते सर ऐसी हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है। भाई आपकी प्रैक्टिस नहीं है, पर किताबों में तो लिखा है ना। सही बात है। फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या स्टेट वाइज सभी के जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो अलग अलग रहता है? देखो अगर कोई भी, अगर वहां पे स्टेट का अलग से कोई मैनुअल बना हुआ है तो उस मैनुअल को फॉलो करना पड़ेगा। पर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तो एक ही है, पूरे देश का एक ही है। थोड़ा बहुत बदलाव स्टेट की वजह से हो सकता है, यूनियन टेरिटरीज में चेंजेस आते हैं, सब जगह सेम है सर, पूरे देश में सेम है। अब कुछ भी नहीं है ऐसा। अब पहले था जम्मू एंड कश्मीर में अलग, अब ऐसा वहां पर भी नहीं है। आप सिर्फ, मैं फिर बोल रहा हूं, शुरू मैंने क्या बोला, आप बीएनएस को पढ़ना चाहे मत पढ़ना, बीएसए को पढ़ना चाहे मत पढ़ना, बीएनएसएस को जरूर पढ़ना, उसको पकड़ो, कमांड अपनी उस पर लाओ। है क्या ये बीएनएसएस? मेरे लिए ये प्रोसीजर है। आपने बोला कि सर आप दिल्ली में कहां रहते हो, मैंने बोला यहां रहता हूं। सर पॉडकास्ट शूट करना है, कहां करना है, कि सर नोएडा में करना है। ठीक है, तो मैंने कहा यार लोकेशन भेज दो। लोकेशन ये कैसे आऊं, ऐसे ऐसे आऊं। ये जो निकलने का, आने का पूरा तरीका और लोकेशन ट्रैक का तरीका है ना, ये वो बीएनएसएस है। अब मैं पहुंच चुका हूं, अब ये निर्णय हो गया, पॉडकास्ट होगा। ये बीएनएस है कि सजा कितनी होगी। अब यहां पर आप बैठे होगे, आप पॉडकास्ट करोगे, उसका सबूत क्या है कि आप पॉडकास्ट करते हो। आपने मुझे कोई कटिंग वटिंग भेजी, सर देखो पॉडकास्ट करते हो, वीडियो भेजी, वो बीएसए है। ओके सही एग्जांपल समझाया मैंने आप मुझे समझ तो मतलब जब एक एग्जीक्यूशन हो गया ना, सजा जो है वो बीएनएस है। सजा कैसे देंगे वो प्रोसीजर बीएनएसएस है। और उसमें किन किन एविडेंसेस को कनेक्ट करेंगे हम लोग जिससे सजा तक पहुंचा पाए, वो बीएसए है। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें आर्टिकल्स लिखे हुए अलग अलग, वो है देश का संविधान। संविधान क्या, लोगों को ये भी नहीं पता सेक्शन कब बनता है, आर्टिकल कब बनता है, सब सेक्शन क्लोज कब बनते हैं, ये सब भी जानना बहुत जरूरी होता है। पर मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए हैं, उसका एब्सोल्यूट गारंटर सुप्रीम कोर्ट है। कभी भी आपके फंडामेंटल राइट का कोई भी वायलेशन होता है, इमीडिएटली रिट लगाओ और डिमांड करो, आपको न्याय मिलेगा। सुमोटो भी एक्शन हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपको ऐसा न्याय मिले, कंपनसेशन तक आपको मिल सकता है अगर कोई डैमेजेस हुए। तो आज हम ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चन मेरे इतने सारे हैं। ये 8-9 घंटे का पॉडकास्ट जाएगा, तो इसकी हम लोग दोस्तों पूरी एक सीरीज बनाएंगे। अभी जो हमने बात कर ली है वो बेल तक की कर ली है और चार्जशीट तक की कर ली है। अब चार्जशीट आ गई है, अब हम जाएंगे आगे कोर्ट में कि कोर्ट किस ईयर में लेके कहां से क्या प्रोसीजर होता है। आपकी बेल हो गई है, उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, बेल घर पर आ गए हो, अब आगे कोर्ट से कैसे लड़ना है, वकील साहब की कैसे सहायता लेनी है, पुलिस अगर दोबारा रिकॉल कर रही है तो उनको क्या जवाब देना है। बहुत सारे इस पे आगे क्वेश्चन बने हुए हैं, पहले से सब रेडी है। बस मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वीरेंद्र सर आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। अपार्ट ऑफ दैट, ये पॉडकास्ट में जहां भी आपको कोई पार्ट समझ में ना आया हो, बेझिझक होके पूछ लेना, क्योंकि ये बनाई हम इसीलिए रहे ताकि मैं आपको इंटरप्ट करके एक बात बोलना चाहूंगा। हमने जब शुरू किया था हमने पॉडकास्ट, तो हमने कोशिश किया था कि 40-50 जो भी सवाल है हम इनको करेंगे, कंक्लूड करेंगे हम जी। पर ये ऑटोमेटिकली अपने आप में ना ये सीरीज बन गई। अभी एक सीरीज हुई जिसके अंदर के लगभग हमने आज 8-10 सवाल ही कर पाए, 10 क्वेश्चन है ना, इसमें सवाल नहीं कर पाए। हाँ जी। तो अगर हम 10-10 नहीं 20-20 सवाल लेते हैं तो 3-4 सीरीज में जाके जाएगा। बिल्कुल, है ना। और पूरा प्रोसीजर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर सवाल जितने पूछे अच्छे थे,
आगे जो भी कमेंट करते हैं ये लोग, नेक्स्ट तो पक्का आएगा, बिल्कुल। कमेंट आएंगे तो भी, नहीं आएंगे तो भी, सवाल बहुत सारे हैं ना। जी, जी, जी। तो पर इसे फिर भी जो भी इन लोगों के सवाल होंगे हमारे व्यूअर्स के, हाँ, उनके साथ कोई घटना घटित हुई है, कमेंट बॉक्स में घटना बताना, मैं बता दूंगा गलती आपने कहां पे की है, ठीक, या फिर मैं ये बता दूंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। कोई भी आपका स्पेसिफिक सेक्शन पे कुछ जानना चाहते हो, क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हो तो भी पूछना, अच्छा लगेगा हमें भी कि हमें कोई नए सवाल मिलेंगे सामने कि हमें उनको बताना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच सर अपना बहुत बहुत कीमती शुक्रिया, समय में बहुत बहुत देने के लिए। धन्यवाद, सबका फिर बहुत मिलते धन्यवाद। हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे-राधे।